नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल किसान में। और मैं एसआर प्रजापत स्वागत करता हूं आपका इस डिजिटल किसान प्लेटफॉर्म पर। और जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है अपना, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वह संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बोलते हैं। तो अब हम एक हर कठिन सवाल के पीछे छुपा होता है एक अवसर, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चनों को हल करते वक्त थोड़ा ध्यान से देखें ताकि बोर्ड के द्वारा आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन यही मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये होगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है? तो अपने पास ऑप्शन है धनात्मक पूर्णांकों के भाग से, धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से, धनात्मक पूर्णांकों के योग से और धनात्मक पूर्णांकों के व्यवकलन से। तो अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेयिका है वो ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसका अद्वितीय रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से। तो धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से। क्यों? क्योंकि जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका है वो ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं की अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में एक अद्वितीय रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसलिए अपना आंसर धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, यदि b एक अभाज्य संख्या है और b a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो b एक कोई एक अभाज्य संख्या है और b a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो अपने पास ऑप्शन है b a को विभाजित करेगी, b a को विभाजित नहीं करेगी, b स्क्वायर a को विभाजित करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यदि b एक अभाज्य संख्या है, यानी कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्या होती है तो वह उसके वर्ग जो भी उसका वर्ग करेंगे उसका वो उसको विभाजित करेगी। तो इसका मतलब है कि स्वयं की जो स्वयं संख्या होती है वही विभाजित करेगी। तो एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे अभाज्य संख्या मैंने ली 2, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे
तो स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 हमेशा 2 से विभाजित होगा। और जैसे ही 2 है तो 2 भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए बी ए को भी विभाजित करेगी, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, √5 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या। तो √5 है। अब √5 में अपन ये देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटिव। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से अनंत तक, और तीसरी आती है पूर्णांक संख्या। तीसरी है अपने पास पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में जितनी भी सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं का इसमें संग्रह होता है, तो इसको अपन संख्या रेखा से प्रदर्शित करते हैं। 0 इधर चलेगी, +1 +2, इधर -1 और -2, और ये भी इन्फिनेटिव और ये भी धनात्मक, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है, जो कि अपने ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है। पूर्णांक संख्या प्राकृत है, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। अब इसके बाद में आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को लेकर बात करेंगे अपन। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में लिखी जाएगी? P/Q के रूप में। और जहां P व Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, यानी यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे बात करें एग्जाम्पल की 1/0, जैसे ये P/Q, तो यहाँ Q का मान अगर 0 आता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ Q का मान 0 आ गया। जबकि परिभाषा ये बताती है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है और जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। अब आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात करें तो जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, और जिन संख्याओं का वर्गमूल निश्चित है, यानी वर्गमूल निकल जाता है, वह संख्या भी परिमेय संख्या होगी। और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता वो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो बात करते हैं जैसे √2, √3, √5, √7, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकल रहा है।
तो वर्गमूल जिनका निश्चित है यानी निकल जाता है वो परिमेय हो जाती है, और जिनका नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास है √5, और √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बाकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या 1 से चलती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होती है। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपरिमेय संख्या, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपन। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं 12 और 18 का HCF है या होगा। HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम 12 और 18 दो संख्याएं दे रखी है अपन को। तो दो संख्याओं को देखते हुए अपन सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके टुकड़े करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, इनमें सबसे पहले 12 संख्या अपने पास 12 है, और सबसे एक संख्या है 18। तो सबसे पहले 12 के टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें किसका भाग जाएगा? सबसे पहले 2 का, 6 आ गए, 2 का दिया फिर तो 3, और 3 में तो 3 का ही जाएगा। 18 के 2 का जाएगा तो 9 आ जाएंगे, 3 और फिर 3, और 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं अपने, वो आए हैं 2 × 2 × 3, और 18 के जो आए हैं वो आए हैं 2 × 3 × 3। तो यहाँ अपन को HCF पूछा है, न कि LCM। तो थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले अपन को ज्ञात करना है इसमें HCF। तो HCF के लिए दोनों संख्याओं के जो अपन ने टुकड़े किए थे उनमें उनका युग्म यानी इनका जो जोड़ा बन रहा है, यानी 12 में और 18 के जो अभाज्य गुणनखंड किए उनमें समान संख्या होनी चाहिए। समान संख्या को देकर एक युग्म बनाना है। सबसे पहले एक युग्म ये बन रहा है, तो ये सबसे पहले 2, एक युग्म ये बन रहा है, ये 3। इसके अलावा जो बची हुई संख्या है वो है 2 और 3। तो ये 2 12 के इसमें है लेकिन 18 में नहीं है, और 3 18 में है, 18 के अभाज्य गुणनखंड में है लेकिन 12 के में फिर नहीं है। तो इन संख्याओं को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ जो युग्म बना है और यहाँ जो ये 3 का युग्म बना है, इसका मतलब हो जाता है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ जाएंगे अपने पास 6। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएंगे। तो ऑप्शन में अगर 6 दिखाई दे रहा है तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना ये आंसर तो होगा नहीं, सबसे ये भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन यानी 6। तो इसका जो HCF निकला वो 6 निकला। तो राइट आंसर इज 6। अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड है। यानी जो अभाज्य गुणनखंड इससे पहले किए थे अपन ने वही इसमें करना है, वही इसमें दर्शाना है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो पाएंगे अपने पास। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, इनमें से A, B और C और D में से कौन सा ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। तो 140 सबसे पहले 2 का जाएगा इसमें भाग, तो 2 का देंगे तो 7 बार और ये 0, 2 का देंगे तो फिर 2 तिया 6
और यहाँ पर 1, तो 2 पंजियों 10, फिर जाएगा इसमें 5 का, 5 के पहाड़े में 35, 7 बार में आते हैं, तो और 7 में 7 का। तो यहाँ जो अपने 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 2 अपने पास 2 बार है तो इसको 2 की पावर 2 करेंगे, और 5 एक बार है तो 5, और 7 भी एक बार है तो 7। तो ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, इसमें तो नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया अपना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, तो और सी भी नहीं हो सकता, 5 इसमें 2 बार है और इसमें 2 3 बार है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी और डी इसमें नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना जो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं 12 और 18 का एलसीएम है। अपने पास दो संख्याएं हैं 12 और 18। तो 12 और 18 का जो अपन ने को पूछा है वो है इसका एलसीएम ज्ञात करना है, न कि एचसीएफ। एलसीएम को हम जो इस हिंदी में लघुत्तम समापरिवर्तक कहते हैं और एचसीएफ को हम महत्तम समापरिवर्तक कहते हैं। तो बहुत सी बार एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ की जगह हिंदी में भी आ जाते हैं लिखे हुए महत्तम समापरिवर्तक। एचसीएफ को महत्तम समापरिवर्तक लिख देता है और एचसीएफ को और एलसीएम को लघुत्तम समापरिवर्तक लिख देता है। तो इसको देखते हुए अपन यहाँ पर एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है इसको अपन लघुत्तम समापरिवर्तक भी बोलते हैं। तो निकालते हैं इसका एलसीएम। सबसे पहले 12 और एक है अपने पास संख्या 18। सबसे पहले 2 का जाएगा 6 बार में, फिर 2 का 3, 3 एकम 3, 2 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। तो यहाँ देखते हैं कि अपने पास जो 12 हैं उसके जो टुकड़े आए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। और अपन को ज्ञात करना है एलसीएम। इस बार एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनका युग्म तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे 2, 3 का युग्म भी है, और जो इसमें बाकी जो बच रही है संख्या, बाकी संख्या अपने पास 2 और 3 बच रही है, इनको भी अपन को लिखना पड़ेगा 2 इंटू 3। अब इनको अपन गुणा करेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे 12, और 12 को 3 से करेंगे तो 36। तो इसका अपने आंसर आएगा 36। तो राइट आंसर इज बी 36। दो संख्याओं 12 और 18 का जो एलसीएम आया वो अपने पास 36 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और एचसीएफ 6 है तो एलसीएम होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और एचसीएफ 6 है तो एलसीएम होगा। तो इसके लिए एक सूत्र दिया है, उस सूत्र को मैं यहाँ लिखूंगा। सबसे पहले
दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये सूत्र, इससे अपन LCM भी ज्ञात कर सकते हैं, HCF भी ज्ञात कर सकते हैं। जब अपने पास दो संख्याएं दे रखी है या दो पूर्णांक दे रखे हैं और दो संख्याएं जो भी होगी उससे अपन HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। जब अपने को अगर LCM निकालना है तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल और अपॉन में चला जाएगा HCF। और अगर अपन को HCF निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल और नीचे जाएगा LCM। तो इससे अपने दो सूत्र बन गए हैं और दोनों सूत्र इम्पोर्टेंट है। जब भी अपन LCM निकालते हैं तो HCF से डिवाइड हो जाएगा और जब भी अपन HCF निकालेंगे तो LCM से डिवाइड हो जाएगा। तो अपने को दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, पहले से दे दिया इसने, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF दे रखा है। तो इसमें जो काम आने वाला सूत्र है वो अपने पास ये होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट सूत्र और ये सेकंड सूत्र। तो ये वाला यहाँ अपने यूज में लेंगे। तो मैं यहीं बता देता हूँ इसको। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो अपने पास दे रखा है वो है 1080 बटे वे जो अपने पास HCF दे रखा है, HCF अपने पास दे रखा है 6। तो इसको यहाँ HCF की जगह रखेंगे। अब इसको 6 से अपन डिवाइड करेंगे 1080 को। तो यहाँ 6 से आराम से कट सकता है, ये 6 से काटो, 6 एकम 6 और यहाँ काटेंगे इसको तो एक बार जाएगा 4 और फिर अपने पास 48 हो जाएंगे। तो 8 बार में 48 आएगा और ये 0 का 0। तो इस हिसाब से इसको हल करने पर अपने पास जो संख्या आई है वो आई है 180। तो जो अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 120 है, तो ये गलत आंसर है। और 150 ये भी गलत आंसर होगा, 200 भी गलत आंसर है। तो सी ऑप्शन में 180 दिखाई दे रहा है, तो वो अपना राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या चिन्मय और 404 का HCF है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10th बोर्ड के हिसाब से मोस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा ये बोर्ड के हिसाब से। प्रॉपर इनको हल करवाने का तरीका बताया जा रहा है। तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में आए, हो सकता है ये अपने 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में भी आ जाए। तो इनका हल ज़रूर आप एक बार देखें। सबसे पहली संख्या अपने पास चिन्मय और दूसरी संख्या है अपने पास 404 और इसका HCF पूछा है आपसे। HCF का मतलब है महत्तम समापरिवर्तक। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ 2 से विभाजित होगा 4 बार और 2 आटे 16, फिर 2 से होगा तो 2 और 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा तो 6 बार, 2 को करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 का 3 से। तो इसके जो अपने अभाज्य गुणनखंड के जो टुकड़े हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3। और अगर बात करें 404 की तो इसमें सबसे पहले 2 का जाएगा 2 बार,
फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2। और 101 ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भाग इसमें इसी का भाग जाएगा, क्योंकि 101 में और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इसका भाग चला जाए। तो 101 में 101 का ही भाग जाएगा। तो 96 जो अपने पास है, इसके जो अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े किए थे वो आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और 404 के जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 101। अब बात करते हैं, पहले भी अपन ने सीखा है HCF में जो युग्म बनता है, पहले वो समान संख्या वाला युग्म बनाना पड़ेगा। तो HCF सबसे पहले एक युग्म ये बन रहा है समान संख्या का, एक ये बन रहा है, तो यहाँ 2, जैसे ही ये युग्म बनता है तो 2, और जैसे ही ये युग्म बन गया तो फिर 2। अब इसके आगे कोई युग्म नहीं बन रहा है, तो युग्म नहीं बन रहा है तो हम आगे भी इसको नहीं करेंगे, बस इसी संख्या को अपन को गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करने पर 4। तो इसमें ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास 2 है तो वो गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन में भी 8 है, वो भी गलत, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर अपने बी ऑप्शन होगा, जिसमें इसका आंसर 4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? आधारभूत गणित प्रमेय को सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो सबसे पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, तो पहला ऑप्शन है अपने पास यूक्लिड, दूसरा है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, और तीसरा है आर्किमिडीज, और चौथा है अपने पास न्यूटन। तो यूक्लिड भी एक प्राचीन गणितज्ञ था, लेकिन बात करें तो इसने ही अपन को पहले प्रथम संकेत दिया था, यूक्लिड ने, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। और इसने एक पुस्तक है इसकी एलिमेंट्स के नाम से, उसमें इसने ये इस प्रमेय की, आधारभूत प्रमेय की संकेत होने की खबर दी थी। एलिमेंट्स नाम से इसकी पुस्तक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी पुस्तक का नाम, एलिमेंट्स। इस पुस्तक का नाम एलिमेंट्स है, जो कि यूक्लिड ने दिया था। लेकिन बात अपने क्वेश्चन की है, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसको सर्वप्रथम सिद्ध किसने किया? इसने तो सिर्फ एक अपन को संकेत दिया था कि भी अंकगणित की आधार प्रमेय भी हो सकती है, और इस पुस्तक में इसने दर्शाया भी है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो इसी ने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सर्वप्रथम सबसे पहले ही सिद्ध किया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। आर्किमिडीज जो 9th क्लास में साइंस का चैप्टर है उसमें ये सिद्धांत आता है, तो ये ऑप्शन तो अपना रॉन्ग होगा, यूक्लिड भी नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इसने सिर्फ संकेत दिया था, ओनली फॉर इसने संकेत दिया था। और किस पुस्तक में दिया था? एलिमेंट्स। चौथा ऑप्शन न्यूटन। न्यूटन भी, इसके भी 3 नियम थे गति के, तो ये भी अपना रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिसने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सर्वप्रथम सिद्ध किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार
अपने पास तीन संख्या आ गई। पहले तो हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे, इस बार अपने पास तीन संख्या है। संख्या 6, 72 और 180 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो तीन संख्याओं वाले में इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो उसमें जब दो संख्याओं वाले में जब दो संख्याओं का युग्म बन रहा था, तो यहाँ अपने पास तीन संख्याएं हैं, तो इनमें तीन संख्याओं का युग्म बनेगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन इसके टुकड़े करेंगे। सबसे पहले 6, संख्या 6 के टुकड़े करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का देंगे, तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आते हैं? 3 बार में, और 3 के पहाड़े में 3 एक बार में। तो इसका मतलब यहाँ अपने पास इसके जो टुकड़े होंगे वो होंगे 2 × 3। दूसरी संख्या है अपने पास 72। 72 में सबसे पहले 2 का जाएगा 3 बार, फिर 12 हो गए तो 6 बार, फिर 2 में 2 का देंगे 36 में तो 18 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार, फिर इसमें 2 का नहीं जाएगा, इस बार 3 का जाएगा। 3 का देंगे तो इसमें 3 × 3 = 9 और 3 × 3। और जब 180 के टुकड़े करेंगे तो इसमें सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 नाम 18 और ये 0 के 0 ही। फिर 2 का देंगे तो 2 के पहाड़े में ये 4 बार जाएगा, और फिर 1 बच गया अपने पास और 0 हो गए। तो अपने पास आगे हैं 10, 2 × 5 = 10, 5 बार। फिर बात करते हैं, अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 का, 3 × 3 और 1 15 हो गए, तो 3 × 5 = 15, फिर 3 का जाएगा 5 बार, और 5 का फिर करेंगे तो 5 × 5। तो ये टुकड़े तो आपको आने चाहिए, क्योंकि जब भी 10th क्लास बोर्ड है और ये चीज़ आपको सीखनी है। बात करते हैं 6 के जो टुकड़े आए हैं अपने पास, वो आए हैं 2 × 3। 72 के टुकड़े जो आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और 180 के जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो यहाँ जब 2 संख्याएं थी तो अपन 2 का युग्म चुन रहे थे, यहाँ 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं का युग्म चुनना है अपन को। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे इसका। तो यहाँ एक तो 2 का जोड़ा मिल रहा है, संख्या 2 का, तीनों में समान दिख रहा है। और देखो इसमें ये 3 है, ये वाला ऐसे कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक 3 का ये बन रहा है, और कोई 3 का युग्म बन रहा है तो बताइए। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूँ, जब भी इसमें एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसमें 3 के अलावा 2 का युग्म भी लेना पड़ेगा। इसलिए अभी तो अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सिर्फ ये जोड़े बन रहे हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आएंगे, और 6 अपने किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है तो ये गलत आंसर है, इसमें नहीं है तो ये भी गलत आंसर है, इसमें नहीं है डी ऑप्शन में तो ये भी गलत है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी जो अपने आंसर आया वो संख्या 6 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √3 + √2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो जब भी अंडर रूट की बात आती है तो मैंने एक चीज़ आपको पहले भी समझाई थी कि
परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटे वे q के रूप में लिखी जाती है और जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और परिमेय संख्या में q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या की बात करें तो इसमें अगर इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगी, और p बटे वे q के रूप में नहीं लिखी जा रही है वो अपरिमेय संख्या होगी। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। परिमेय संख्या जिसमें अगर इनका वर्गमूल निकल जाता है तो भी ये परिमेय हो जाएगी, क्योंकि जैसे अंडर रूट 9 है, जैसे बात करते हैं अंडर रूट 9 की। अब अंडर रूट 9 है तो इसका वर्गमूल होगा 3। अब इसका वर्गमूल 3 होगा तो 3 इसके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं और ये p बटे वे q के रूप में आ जाएगा, तो ये वापिस परिमेय हो जाएगा। और इसने लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। दूसरी चीज, जब दो परिमेय संख्याओं का योग है वो सामान्यतः वापिस अपरिमेय होता है। जब दो अपरिमेय संख्याएं जुड़ती है और जो उनका योग होता है वो सामान्यतः वापिस अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो गलत ही है, ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन सी डी भी गलत है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अपन लिख सकते हैं यहाँ दो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का योग सामान्यतः अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग भी सामान्यतः अपरिमेय होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्या 4n किस अंक पर कभी समाप्त नहीं हो सकती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इन क्वेश्चनों को एक बार देखने से आपकी तैयारी और मजबूत बनेगी। संख्या 4n किस अंक पर कभी समाप्त नहीं हो सकती? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 0। तो बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। जब भी कोई संख्या है अगर वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर 4n है अपने पास तो कोई भी बात करें, यदि कोई भी संख्या है वो 0 पर तब समाप्त होगी जब उसमें हम उसको 10 से विभाजित करेंगे, यानी अपन को उसको 10 से विभाजित करना पड़ेगा। 10 का मतलब अपन इसको समझे तो 2 × 5, यानी अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 5, यानी 2 को 5 से गुणा करने पे भी 10 ही होगा। तो अपने पास जो दे रखा है वो है 4n। अगर 4 के टुकड़े करेंगे अपन तो 2 × 2 और इसकी पावर n। तो अपने पास 2 तो मौजूद है, 2 तो है अपने पास, 2 तो है, लेकिन 5 नहीं। अपने पास संख्या 5 नहीं है, अतः संख्या 4n जो समाप्त नहीं हो सकती, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए अगर अपने पास
ऐसे ही क्वेश्चन की बात करें तो एक 6n का भी अपन को पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। तो 6n में भी अगर इसके अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 × 3 आता है। इसमें भी अपने पास किसी संख्या को विभाजित करने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 2 को 5 से डिवाइड अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आते हैं, और 0 पर समाप्त होने के लिए 10 से विभाजित होना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी 2 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि संख्या 4n 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि HCF 12 और दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है तो LCM होगा। HCF अपन को दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है और LCM पूछा है। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब भी अपन LCM या HCF निकालते हैं तो मैंने एक सूत्र से 2 सूत्र और बनवाए थे। अपन को HCF दे रखा है तो जरूरत है अपन को LCM ज्ञात करने की, यानी LCM ही पूछा अपन से। तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन HCF। अपने पास दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है 1800, और नीचे HCF जो दे रखा है वो दे रखा अपन को 12। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से काटते हैं इसको, 12 एकम 12, फिर 12 से इसको काटेंगे तो एक बार, फिर अपने पास 60 हो जाएंगे। तो 5 बार में 60 आते हैं 12 के पहाड़े में, और ये 0। तो इस प्रकार अपने पास जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 150, जो अपने ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। इस हिसाब से देखें तो ये गलत आंसर होगा, सी गलत आंसर होगा, डी गलत आंसर होगा, राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय है। दूसरा ऑप्शन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तीसरा ऑप्शन, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है। और चौथे ऑप्शन में दे रखा है कोई भी नहीं। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय हो ही नहीं सकती, क्योंकि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, और जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या ऐसी ली जाती है, और Q नॉट इक्वल टू 0। दूसरे ऑप्शन की बात करें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इस हिसाब से सही लग रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्या की परिभाषा मैंने बताई थी आपको, वह संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है वही वास्तविक संख्या कहलाती है। तीसरी की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक अपरिमेय होता है, ये भी गलत आंसर होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो पूर्णांक संख्या से तो वो परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या में तो पूर्णांक संख्या का ही काम होता है। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है,
परिमेय संख्या जो P बटे वे Q के रूप में लिखी जाती है और P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q तो पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्या जो होती है इसमें सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं मौजूद है और ये भी अनंत तक चलेगी। तो अपना क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बात करते हैं सत्य की। प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय है, तो ये अपना गलत आंसर होगा। प्रत्येक पूर्णांक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपना गलत आंसर होगा। कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। अगर परिमेय की जगह अपरिमेय की जगह अगर यहाँ परिमेय भी होता फिर भी ये वास्तविक संख्या होती। क्यों होती? क्योंकि वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है वो ये है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। क्योंकि जो परिमेय संख्या है उनमें वो सारी संख्याएं आ गई है। जो प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक में मौजूद है, जो अपने पास पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक में मौजूद है, और जो पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक से ही परिमेय बनती है। और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर एक वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है 12 और 15 का लय से प और मैं से प होगा। इस बार अपन को इसका लय से प और मैं से प पूछा है। लय से प का मतलब भी एलसीएम ही होता है, इसको अपन एलसीएम ही बोलेंगे। और मैं से प का मतलब एचसीएफ, यानी पूछा अपन से एलसीएम और एचसीएफ है। तो 12 और 15 का जो लय से प और मैं से प पूछा है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड और एक संख्या है अपने पास 15, उसके अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 2 को 2 से डिवाइड होगा 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार और 3 एकम 3। 15 की बात करें तो 3 का यहाँ जाएगा क्योंकि 2 का इसमें जाना पॉसिबल नहीं है। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार, और 5 में तो फिर 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। तो अपने पास जो इसके टुकड़े आए हैं 12 के वो है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के जो टुकड़े हैं वो है 3 इंटू 5। अब यहाँ अपन को सबसे पहले एलसीएम और फिर एचसीएफ, और अपने ऑप्शन के हिसाब से भी सबसे पहले एलसीएम ही यहाँ आना चाहिए। जैसे ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन, जैसे एलसीएम पहले दे रखा है तो बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले एचसीएफ पहले देख लेते हैं, और ऑप्शन में भी गलती हो सकती है, बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए यहाँ सबसे पहले जो देखा है वो है अपने पास एलसीएम, दूसरी फिर बाद में है मैसअप है जिसको अपन कहते हैं एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जोड़े बनाने पड़ेंगे। जैसे इनमें समान संख्याओं का जोड़ा सिर्फ मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, तो ये 3, ये तो लिखना ही है। इसके अलावा जो जो संख्या बची है, जैसे अपने पास 2, 2 और 5, अब इसको गुणा करना है। 3 को 2 से करेंगे तो 6, और 6 को 2 से करेंगे तो 12, और 12 को 5 से करेंगे तो 60। तो एलसीएम तो अपना 60 नज़र आ रहा है। बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में जो युग्म बना है 3 का वही अपना एचसीएफ होगा। तो अपना बी ऑप्शन
गलत होगा, सी भी गलत होगा, डी भी नहीं है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 60 और 3, ये एलसीएम 60 है और एचसीएफ अपने 3 आया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपने पास है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी एक बार आ चुका है, तो ध्यान से देखें। अपन से इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे हैं, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल पूछा है। तो सबसे पहले इसके अपन अभाज्य गुणनखंड से इसके टुकड़े करेंगे। जैसे अपने पास है 196, सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार, फिर अपने पास 16 हो जाएगा। 16 को अपन करेंगे 8 बार, 2 के पहाड़े में 16, 8 बार में आएंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार और फिर 9 बार, क्योंकि 18 हो जाएंगे तो 2 के पहाड़े में 18, 9 बार में आएंगे। फिर इसमें 3 का डिवाइड नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा। 7 पर आते हैं, 7 के पहाड़े में 49, 7 बार और 7 एकम 7। तो जब अपने पास 196 है संख्या, उसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 × 2 × 7 × 7, यानी 2 बार है तो 2 की घात 2, 7 भी 2 बार है तो 7 की पावर लगा देंगे इस पर 2। तो अब इनकी अपन को जो पूछा है वो पूछा है घातों का योगफल। गुणनखंड तो आ गए अपने पास, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इनकी घातों का योगफल। तो इनकी घातें ये है, तो इन घातों का जो योगफल होगा 2 + 2 यानी 4। इन घातों का बहुत सी बार यहाँ क्या करते हैं, घातों का गुणा भी पूछ लेते हैं कि भाई इनकी घातों का जो गुणा है वो बोल देते हैं। आ जाता है बहुत सी बार कि घातों का योगफल, तो गुणा भी आ जाता है। तो अगर अपन गुणा करेंगे तो इसका आंसर भी 4 ही होगा, क्योंकि 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएंगे। तो अपने पास अभी तो योगफल पूछा है तो इसका आंसर 4 होगा। ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की अपने पास 17वां क्वेश्चन है। 2 संख्या ए और 18 का एलसीएम अगर 36 है और एचसीएफ 2 है तो ए का मान होगा। तो मैंने अभी आपको एक सूत्र लिखवाया था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। अपने पास 2 संख्या दे रखी है, एक तो ए और एक है 18। तो इनका गुणनफल, इनका जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा अपन को 36 और एचसीएफ दे रखा है 2। तो ए का मान पूछा है। तो 2 संख्याओं ए और 18 का एलसीएम दे रखा है, तो 2 संख्याएं हैं अपने पास, इनका गुणनफल होगा ए × 18 और इनका जो एलसीएम दे रखा है वो है 36। तो एलसीएम को एलसीएम के स्थान पर रखिए और एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ को एचसीएफ के स्थान पर रखना है। तो ए = 2 × 36 अपॉन में जाएगा 18 और 18 से इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36, तो ए बराबर 2 × 2 यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 4। तो बी ऑप्शन गलत, सी गलत होगा, डी भी गलत होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की।
मैंने बताया था आपको कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटे वे q के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दो तो एक परिमेय संख्या हो गई, अपने पास दो है तो दो एक परिमेय संख्या है जिसको अपन p बटे वे q के रूप में लिख सकते हैं। बात करें इन संख्याओं की, तो इन संख्याओं को अपन 9th क्लास में एक चैप्टर है उसमें अपन ने पढ़ा था। इन संख्याओं में एक तो होती है शांत और एक होती है अनवंशानी पुनरावृत्ति और एक आवर्ती भी होती है। जिन संख्याओं की आवर्ती बार बार होती है वो भी हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। और सी ऑप्शन है अपने पास 2 और लाइन 2 3, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमेशा p बटे वे q के रूप में ही आपको नज़र आएगी। और डी ऑप्शन है तो इसमें अगर अपन इसका पॉइंट हटाएंगे दशमलव तो इसमें नीचे 100 लगेंगे तो ये भी p बटे वे q के रूप में नज़र आएगी। और ये भी p बटे वे q के रूप में नज़र आ रही है। तो अपरिमेय संख्या पूछी अपन से तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 तथा 119 का महत्तम समापरिवर्तक होगा। महत्तम समापरिवर्तक का मतलब वही है, अपन से पूछा है इन्होंने HCF। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। 68 के टुकड़े करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग चला जाएगा 3 बार 4 बार, 2 का फिर देंगे तो 17 बार, और 17 के में तो 17 का ही जाएगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। बात करते हैं 119 की। तो 119 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें किस संख्या का जाएगा। 2 का तो जा नहीं सकता, 3 का भी नहीं जा सकता, 5 का भी नहीं जा सकता। सबसे पहले इसमें जाएगा 7 का। 7 एकम 7, फिर बचे अपने पास 4 और आगे है 9, 49 हो गए। तो 7 7 49 और 17 में वापिस 17 का। तो अपने पास 68 जो संख्या है उसका जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 17, और 119 के जो आए हैं वो आए हैं 7 इंटू 17। तो इसमें जो समान युग्म दिखाई दे रहा है वही आपका HCF होगा यानी 17। बाकी कोई संख्या समान नहीं दिखाई दे रही है। तो ए ऑप्शन रॉन्ग, बी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग है और सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF और LCM 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 84 है तो दूसरा पूर्णांक होगा। बात करते हैं पूर्णांक की। तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, लिखा भी था, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो HCF और LCM तो दे रखा है, तो HCF अपने पास दे रखा है 12, तो HCF की जगह रखिए। LCM अपने पास दे रखा है 336, तो 336 की LCM की जगह 336 रख दिए। पूर्णांक एक दे रखा है और एक पूछा है, तो अपन ने पास एक पूर्णांक दे रखा है तो a इंटू बी, इसको a इंटू बी से डिनोट करेंगे अपन। तो एक पूर्णांक दे रखा है, जैसे a बराबर अपने पास 84 दे रखे हैं और अपने पास दूसरा पूर्णांक पूछा तो दूसरे पूर्णांक को अपन ने b मान लिया। तो a की जगह कितने आ जाएंगे 84 और इंटू बी बराबर 12 इंटू 336। तो b इक्वल टू 12 इंटू 336 अपॉन में जाएगा 84। और अगर 12 के पहाड़े में 84
आते हैं, कितनी बार में आएंगे? 7 बार में। 12 एकम 12 और ये 7 बार में कटेगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 4 बार में 28 आ जाएंगे। फिर 8 बार में 56। तो अपने पास जो आए हैं संख्या आई है वो आई है 48, यानी जो दूसरा पूर्णांक अपने को मिला है वो मिला है 48। अब इसमें ऑप्शन ए में तो 48 नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, सी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये अपने 20 क्वेश्चन जो 10th बोर्ड के प्रश्नावली 1 चैप्टर 1 से थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। और किसान क्लासेज जो डिजिटल क्लासेज है उसके चैनल को आपको सब्सक्राइब और कमेंट करना है, लाइक करना है, और इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक्स।